हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज आ रहा है IRFC का IPO और इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी की डिटेल्स कि कंपनी करती क्या है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और IPO की डिटेल्स क्या हैं, और अंत में देखेंगे कि क्या हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कंपनी की डिटेल्स से। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसका मतलब 100% ओन बाय गवर्नमेंट। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में इंडियन रेलवे के पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। IRFC इंडियन रेलवे को किसी भी तरह का अगर इंडियन रेलवे को अगर किसी भी तरह का पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो वो IRFC के थ्रू उठाता है। अब इंडिया में इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, तो एक तरह से इस एंटरप्राइज को भी हम मोनोपोली बिजनेस की तरह ही देख सकते हैं। इंडियन रेलवे के जितने भी रोलिंग स्टॉक की फाइनेंसिंग है वो IRFC के थ्रू होती है। अब रोलिंग स्टॉक क्या है? जितने भी मूवेबल एसेट्स होते हैं इंडियन रेलवे के, वो रोलिंग एसेट्स में आते हैं, जैसे कि वेगन्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल्स यूनिट, लोकोमोटिव, कोचेस एक्सेट्रा। तो इनको खरीदने के लिए मार्केट से IRFC पैसा उठाता है, इन एसेट्स को वो अपने नाम पे खरीदता है और इंडियन रेलवे को लीज़ पर दे देता है। कितने साल की लीज़ होती है? लीज़ का ड्यूरेशन होता है 30 साल का। 30 साल तक IRFC इंडियन रेलवे से लीज़ कलेक्ट करता रहता है। जाहिर सी बात है कि वो लीज़ अपना प्रॉफिट ऐड करके लीज़ का अमाउंट देता होगा। एंड 30 साल के बाद एसेट्स की जो भी कंडीशन होती है, उस कंडीशन के हिसाब से वो इंडियन रेलवे को बेच देता है। कभी कभी तो इवन 1 रुपये पे भी बिक जाती है। तो इन जनरल अगर हम देखें, IRFC की इनकम इंडियन रेलवे से लीज़ कलेक्ट करने से होती है। और एक छोटा सा मॉडल है जिसमें ये ब्याज पे पैसा देते हैं बाकी की इंडियन रेलवे की जो सब्सिडरीज़ हैं, जैसे कि रेल विकास निगम हो गया, कोंकण रेलवे हो गया, तो ये इनको ब्याज पर पैसा देते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, लोन देते हैं उनको। अब आइए बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ की। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ा है वो है कि ये इंडियन रेलवे की ग्रोथ में IRFC का सबसे बड़ा हाथ है। इंडियन रेलवे काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो उसके साथ साथ IRFC की ग्रोथ पक्की हो जाती है। अगर उसे ज़रा भी ग्रो करना है तो उसे मार्केट से पैसे उठाने पड़ेंगे, मार्केट से पैसे IRFC उठा के देगी। तो ये इन जनरल मतलब ऐसा है कि अगर इंडियन रेलवे ग्रो कर रही है, अगर इंडियन रेलवे एक्सपेंशन कर रही है अपना, तो IRFC भी एक्सपैंड करेगी। अब सेकंड पॉइंट है, क्योंकि ये एक NBFC है, इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, AAA+, ICRA की भी AAA+ है। तो इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट बैकिंग मिल जाती है। तीसरी मतलब इनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, और जो सबसे ज़रूरी है मेरे हिसाब से एक कंपनी के लिए, एक एंटरप्राइज़ के लिए, वो एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। अगर रेस में आपका घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़े के साथ साथ उसके जॉकी का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम, अगर एक अच्छी टीम उस कंपनी को चला रही है तो सबसे अच्छी चीज़ है, वो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। और अगर चाहे जितनी अच्छी चीज़ें हों, सिर्फ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कभी भी उस कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितना भी अच्छे हो बाकी की सब चीज़ें, अगर एक मैनेजमेंट ख़राब है तो उस कंपनी को डुबोया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल समरी की। अब जैसा कि आप देखेंगे 31 मार्च 2018 का फिगर, ये फिगर्स मिलियंस में है, तो ये 16 लाख मिलियन से हर साल बढ़ती गई है। मतलब कंपनी ने की जो टोटल एसेट्स है वो एवरी ईयर फ्रॉम 2018 से 2020 तक कंटिन्यूसली बढ़ रही है। कंपनी के रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। ओनली इन द लास्ट जो आपका सितंबर 2020 का क्वार्टर है, वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से कम हुए हैं, और रीज़न सबको मालूम है कि कोरोना था। देयर वाज किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा था, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हो रहा था, इंडियन रेलवेज़ ही बंद थी बहुत टाइम तक। तो ये एक रीज़न है सितंबर्स के फिगर कम होने का। अदरवाइज़ ओवरऑल आप अगर देखेंगे, कंपनी पिछले
2 सालों में कंटिन्यूसली, 2 से 3 सालों में कंटिन्यूसली अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। तो कंपनी आने वाले जो फ्रेश इशू से जो पैसा है उसका यूज़ कहाँ करने वाली है? कंपनी उसका यूज़ करने वाली है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। मतलब कंपनी और एक्सपांड करना चाहती है, उसके लिए ये पैसा उठा रहे हैं। और जो दूसरा है वो है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि हर एक आईपीओ आते समय वो पॉइंट होता ही है। तो अब आइए बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। आईपीओ की डेट्स है जनवरी 18 से जनवरी 20 तक। जनवरी 18 मतलब आज ही खुल गया है, और जनवरी 20 तक आप इसको सब्सक्रिप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज़ जो है वो है 4,600 करोड़ का। अगर हम लोग 26 रुपीज़ के हिसाब से लेते हैं, जो आईपीओ का प्राइस है वो 25 से 26 रुपीज़ पर इक्विटी रखा गया है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है आईपीओ को मिलने की, तो आपको 26 रुपीज़ पे अप्लाई करना चाहिए। मार्केट लॉट जो है वो है 575 शेयर्स, मतलब अगर आप एक लॉट खरीदेंगे तो आपको 575 शेयर्स मिलेंगे। जो मिनिमम ऑर्डर है वो एक लॉट का होगा, जिसके लिए आपको कम से कम 14,950 रुपीज़ लगाना पड़ेगा। और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 13 लॉट्स की, जैसे कि जो कि हो जाएगा 7,475 शेयर्स, एंड जो उसकी वैल्यू होगी 1,94,000 के आसपास। और आईपीओ की लिस्टिंग है 29 जनवरी को। सो इन ऑल अभी तक मुझे ये आईपीओ काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, बिकॉज़ ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड है और इंडियन रेलवे मोनोपोली है, उसी तरह से मैं इसे भी एक मोनोपोली सेगमेंट में रख के देख रही हूँ। तो अब तक मेरा विचार इसे लेने का है, लेकिन अगर मैं लूँगी तो मैं उसे 20 जन को ही सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करूँगी, देखने के बाद कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना % हुआ है अब तक। मार्केट को देखने के बाद ही मैं अप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं आपने इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया है या नहीं। इसी तरह के अगर आपको किसी और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय।